नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देवीदास खत्री दो टूक सीधी बात प्रोग्राम लेकर एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम के बाबत हम आपकी मुलाकात कुछ ऐसी शख्सियत के साथ करवाते हैं जिन्होंने ज़िंदगी के किसी न किसी सूबे में अपना मुकाम हासिल किया है, अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज जिस शख्सियत को हमने इस प्रोग्राम में जहनत दी है, उनका नाम किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं है। कला की दुनिया में उनके नाम को सभी जानते हैं। आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान, जाने माने प्रिंट मेकर, छापा चित्रकार खिल बहादुर छत्री आसाम के रहने वाले हैं। नमस्कार खिल बहादुर छत्री जी, दो टूक सीधी बात प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम खिल बहादुर छत्री है। खिल बहादुर छत्री जी, सबसे पहले आप ये बताइए, आपका जन्म कहाँ हुआ और आपने जब कला की दुनिया में कदम रखा तो उस वक्त आपकी उम्र क्या रही होगी, और उस वक्त कला के प्रति आपके पारिवारिक माहौल कैसा था और किन परिस्थितियों में आपने कला को चुना? मालीगांव गुवाहाटी में हुआ था। जब से मेरे हाथ में किताबें लगी तो किताब के जो चित्र होते थे, रिप्रोडक्शन, जो इलस्ट्रेशन होते थे, चाहे ब्लैक एंड वाइट हो या कलर हो, जो ब्लैक एंड वाइट होते थे उसको मैं कलर कर दिया करता था और जो कलर्ड होते थे उसको मैं कॉपी करता था। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो मैंने, मेरे घर से कभी इस पर आपत्ति नहीं हुई कि मैं पूरी किताब को रंग डालूं या नए नए कॉपियां फाड़ के कुछ बनाऊं, क्योंकि मेरे घर में भी एक सांस्कृतिक परिवेश था। हर पर्व में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे और कुछ कार्यक्रम भी, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कुछ किया करते थे। तो ये घर का माहौल भी मुझे एनहांस करता था इसके प्रति, तो किसी ने मुझे रोका नहीं। तो जब मैं क्लास 9वीं तक आया तो मेरे पिताजी को पता चला कि आसपास के माहौल में कहीं एक आर्ट स्कूल है जो, जिसको रेलवे का है, इसको सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट मालीगांव भी कहते हैं। तो वहाँ मैंने दाखिला ले लिया और वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट थे। कुछ साल, एक दो साल मैंने वहाँ किया और कुछ टीचरों के संपर्क में आया, कुछ सीनियर के संपर्क में आया। लेकिन क्योंकि वो स्कूल है, सबको एक साथ लेके चलना होता है, तो काफ़ी जो गति थी उसकी काफ़ी धीमी थी। तो मुझे अच्छा नहीं लगा। वहाँ कुछ साल करने के बाद मैं और बेहतरीन की तलाश में, कुछ और टीचर खोजने की तलाश में निकल गया और दो एक से मिला भी जो शांति निकेतन के पास होते, लेकिन वहाँ भी मैं ज़्यादा दिन रहा नहीं। तो इसी बीच मैं कुछ एक आर्टिस्ट ग्रुप जो गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज के पास आउट थे, कुछ और कुछ पढ़ रहे थे स्टूडेंट थे, जिनमें स्पेशली श्री दीप्तेंद्र भावल जी थे और अभिजीत सरकार थे और इनुधर। ये लोग 1986-87 में एक मालीगांव में एक प्रोफेशनल स्टूडियो किराए पे लेके काम करते थे। तो मैं इनके संपर्क में आया, उनके स्टूडियो में जाता था, काम करता था और उन्हीं से ये पूरे तंत्र के बारे में पता चला कि इसमें एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन होता है और हम जा सकते हैं, मैट्रिकुलेशन के बाद जा सकते हैं। तो उन्हीं की सहायता थे, स्पेशली दीप्तेंद्र भावल जी के मार्गदर्शन में मैंने आर्ट कॉलेज में कदम रखा और वो काफ़ी लंबे समय तक मेरे साथ रहे और मार्गदर्शन करते रहे और इस तरह से मैं इस फील्ड में आया। का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं इनके द्वारा किए गए कार्य पर।
खिल बहादुर छत्री जी, आपने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की और आपके उस वक्त गुरु कौन थे जिन्होंने आपका कला के प्रति मार्गदर्शन किया, और किस कलाकार को आप अपना आदर्श मानते हैं, या फिर किस ग्रेट मास्टर कलाकार का कार्य आपको प्रभावित करता है या अच्छा लगता है, जरा संक्षेप में बताइए। जहाँ तक कला शिक्षा की बात है, मैंने बीएफए की डिग्री गुवाहाटी स्थित गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट से ली है। प्रिंट मेकिंग मेरा जो छापा चित्रकला मेरा स्पेशलाइजेशन था। उस वक्त हमारे दो बहुत ही बेहतरीन प्रिंट मेकर हमारे टीचर हुआ करते थे, जिनका नाम श्री अजीत सील और दिलीप तामुली है। उनसे हमने काफ़ी कुछ प्रिंट मेकिंग के बारे में, अलग अलग प्रिंट मेकिंग छापा चित्रकला के माध्यम के बारे में जाना, सीखा और बहुत से काम भी किया। और उन दिनों में हमारे यही दो टीचर हमारे बहुत ही आदर्श हुआ करते थे। हम इनको फॉलो करते थे, इनके हर काम को देखते थे और हम उसी तरह करने की कोशिश करते थे। तो ठीक उसी तरह मास्टर डिग्री जब बीएफए कंप्लीट हो गया तो मास्टर डिग्री के लिए मैंने कला भवन शांति निकेतन की ओर रुख किया। एक बड़ी सी जगह था वो, और बहुत बड़ा डिपार्टमेंट भी था, बहुत अच्छे टीचर हुआ करते थे। तो वहाँ विशेष रूप से मुझे प्रोफेसर सनतकर, जिनके निर्देश में, इनके मार्गदर्शन में काफ़ी कुछ काम किया, काफ़ी बारीकियाँ जो डिग्री में रह गए थे तो वहाँ हमने सीखा। ठीक उसी तरह लिथोग्राफी माध्यम में डॉक्टर निर्मलेंद्र दास सभी जानते हैं, उनकी बारीकियों को समझते हैं, उनसे काफ़ी कुछ हमने सीखा और बिना की बरुआ को काम करते हुए देखा। तो इस तरह से हमने काफ़ी कुछ माहौल से भी बहुत कुछ सीख लिया था। और यही हमारे आदर्श रहे, मेरे टीचर ही मेरे आदर्श रहे हैं। और इनके अलावा मुझे ज्योति भट्ट, उनके काम बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी लीनियर क्वालिटी जो काम है उनकी बहुत अच्छी लगती है। वैसे अनुपम सूद के प्रिंट भी बहुत अच्छे लगते हैं, लक्ष्मण गौड़ के भी बहुत अच्छे लगते हैं। और ज़्यादातर मैं अपने ही गुरु से प्रभावित हूँ। छत्री जी, आप किस विषय को लेकर अपना कार्य करते हैं और कौन कौन से तकनीक व माध्यमों का प्रयोग अपने कार्य में ज़्यादातर करते हैं? अपने कार्य के बारे में जरा संक्षेप में बताइए। जहाँ तक मेरे चित्र में विषय वस्तुओं का सवाल है, मैं अपने चित्रों में अलग अलग विषयों को जगह देता हूँ जो आमतौर पर समकालीन समाज, देश के ज्वलंत मुद्दे होते हैं, जैसे ह्यूमन माइग्रेशन, बॉर्डर डिस्प्यूट, लैंड एंड वाटर, नेचर, पोल्यूशन। ये सारे मुद्दे मेरे काम में होते हैं। और इनके साथ मानवीय संवेदनाओं से जुड़े कुछ मुद्दे जो आजकल हम अक्सर फेस करते हैं, जो दैनिक जीवन में फेस करते हैं, जब एक दूसरे से मिलते हैं, कहीं बाजार जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, लोगों के बर्ताव में जिस तरह से मिलते हैं, ये सारे मेरे एक विषय होते हैं। मुझे जो चीज़ अच्छा नहीं लगता या जो चीज़ मुझे बाधा डालती है जीवन में या जीने की शैली में, मैं उसे बनाता हूँ। और जब भी मैं इन्हीं विषयों को अपने काम में ट्रांसफॉर्म करता हूँ तो मैं उससे अपने आप को जुड़ा हुआ पाता हूँ। मैं मेरे आसपास हर चीज़ सुंदर देखना चाहता हूँ। पेड़ पौधे, नदी नाला, बिल्डिंग, शहर, गांव, लोगों के बर्ताव, एक्शन, रिएक्शन इत्यादि। सिर्फ चित्र ही सुंदर नहीं, मुझे अपना समाज भी सुंदर चाहिए और मैं इन्हीं चीज़ों को खोजता हूँ। और जहाँ तक तकनीक का सवाल है, मुझे सबसे पसंदीदा जो मेरा तकनीक है वो लिथोग्राफी है, क्योंकि इसमें काफ़ी साइंटिफिक इन्वॉल्वमेंट है और इसमें जो एंटीपैथी बिटवीन वाटर एंड ग्रेस और इसकी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी मुझे काफ़ी मॉडर्न लगती है और काफ़ी साइंटिफिक भी लगती है। और इसमें काफ़ी फ्रीडम भी है, हालांकि रिस्क भी ज़्यादा है। तो मैं इस विषय पर ज़्यादातर अक्सर प्रिंट मैं लिथोग्राफी पर ही किया करता था। इसके अलावा मैं मिस्र माध्यम, जो मेरा सबसे बेहतरीन और पसंदीदा मीडियम है, उसमें भी काम करता हूँ। और मेरे विषय वस्तु लेके मैं अपने मीडियम को भी चूज़ करता हूँ। वैसे तो मैंने एचिंग में भी काम किया है,
वुड कट, एचिंग, लिनोलियम, सारे ग्राफिक के जितने भी मीडियम हैं अक्सर मैं सब में काम किया हूँ, लेकिन मैंने ज़्यादातर लिथोग्राफी में और मिक्स मीडियम में ज़्यादा काम किया हूँ। और बाकी पेंटिंग वगैरह, एक्रिलिक और ऑयल पेंट में भी मुझे काफ़ी मज़ा आता है काम करने में। और अक्सर मैं अपने विषयों को देखकर ही अपने मीडियम को भी उसी तरह से चूज़ करता हूँ ताकि मैं उससे बेहतरीन एक्सप्रेशन कर सकूँ उसमें और मुझे मज़ा आए उसमें। धन्यवाद छत्री जी। बतौर कलाकार अब तक आपने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की, जैसे अवार्ड, स्कॉलरशिप, फेलोशिप, वर्कशॉप, या फिर कहाँ कहाँ आपका कार्य सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं में लगे हुए हैं, जरा संक्षेप में बताइए। जहाँ तक उपलब्धियों की बात है, मेरे हिस्से में बहुत ज़्यादा उपलब्धि नहीं है। 1998 में ऑल इंडिया ड्राइंग बिनाले जो राजस्थान ललित कला अकादमी ने अरेंज किया था, उसमें मेरा एक अवार्ड था। और 2001 में ललित कला अकादमी जो गरी स्कॉलरशिप ग्राफिक के लिए भी मिला था। साथ में कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में रहते वक्त मेरिट स्कॉलरशिप और 2 स्कॉलरशिप वहाँ के मिले थे। और जहाँ तक एग्जीबिशन का सवाल है, मैंने कई एग्जीबिशन किए हैं, हालांकि 1600 मेरे हिस्से में नहीं है, अभी तक मैंने 1600 नहीं किया। लेकिन जहाँ तक पार्टिसिपेशन की बात है, डिफरेंट आर्ट ऑर्गेनाइजेशन से मिलके मैंने काफ़ी ग्रुप शोज वगैरह किया है, जिसमें स्पेशली असम फाइन आर्ट सोसाइटी के साथ गुवाहाटी आर्टिस्ट गिल्ड, नित्यांजलि अकादमी, तो ये लोग कभी बीच बीच में एग्जीबिशन करते रहते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो इनके साथ काफ़ी 25-30 पार्टिसिपेशन, और साथ में और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी है पूरे देश के अलग अलग हिस्से में। और उतनी ही 25-30 पार्टिसिपेशन है, जिसमें 8 बार राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी जो ललित कला अकादमी ऑर्गेनाइज करती है, 1993 से लेकर 2017 तक 8 बार मैंने पार्टिसिपेट किया है या डिस्प्ले किया अपना काम। और ललित और आईफेक्स में भी मैंने 6 बार अपना डिस्प्ले किया है। और इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग स्टेट में काफ़ी सारे पार्टिसिपेशन मैंने किया है। और यहाँ तक कलेक्शन की बात है, कलेक्शन मेरे कुछ प्राइवेट कलेक्शन ज़्यादातर ही है, इंग्लैंड, अमेरिका, थाईलैंड, और साथ में देश के अलग अलग हिस्सों में, कलकत्ता में, गुवाहाटी में, जम्मू कश्मीर में, दिल्ली में, तो काफ़ी सारे ज़्यादा प्राइवेट कलेक्शन ही ज़्यादा है। और ललित कला के कुछ सेंटर में या सेंट्रल ललित कला अकादमी में 2 जगह है, कलाक्षेत्र गुवाहाटी में भी है मेरे कलेक्शन। खिल बहादुर और छत्री जी, आज प्रिंट मेकिंग, छापा चित्रकला में आए दिन नए नए प्रयोग हो रहे हैं, मशीनी उपकरणों ज़्यादा हो रहे हैं, जानी डिजिटल कंप्यूटराइज प्रिंट मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। इसमें छापा चित्रकला में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में आपका क्या विचार है? कि आजकल बाजार में नए नए डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रिंट मेकिंग के आ गए हो, लेकिन फिर भी ट्रेडिशनल प्रिंट मेकिंग एक अलग स्टेज है, जहाँ आर्टिस्ट की ओरिजिनलिटी शुरू से लेके अंत तक दिखती है। लाइन ड्राइंग से लेके फिनिश्ड वर्क तक जो आर्टिस्ट का ट्रेसेस, द कैलीग्राफी, इससे पता चलता है कि उस आर्टिस्ट ने किया है। ये वो चीज़ होता है। इसलिए ट्रेडिशनल प्रिंट मेकिंग को कभी नए नए जो डिजिटल उपकरण में कंपेयर करना अच्छा नहीं होता, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा हम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म में काफ़ी कुछ मैनिपुलेशन, मैकेनिकल मैनिपुलेशन, जो मशीनरी मैनिपुलेशन जिसमें होता है, मुझे नहीं लगता कि उसमें बहुत ज़्यादा ओरिजिनलिटी है। हाँ, ट्रेडिशनल प्रिंट मेकिंग को बढ़ावा देने के लिए अच्छा है, क्योंकि उसमें आर्टिस्ट एट ए टाइम बहुत सारे रिप्रोडक्शन कर सकता है, बहुत लोगों तक पहुंच सकता है, और इस तरह से काफ़ी लोगों को बेच भी सकता है। एक प्रमोशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो डिजिटल प्लेटफॉर्म एनहांस करता है, लेकिन रिप्लेस नहीं कर सकता। ट्रेडिशनल प्रिंट मेकिंग को रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें आर्टिस्ट एक प्रोसेस इटसेल्फ बहुत एंजॉय करता है, शुरू से लेके उसमें अलग अलग टेक्निक खुद ही मैनुअली करता है, तो इसे ओरिजिनल माना जाता है। लेकिन जहाँ तक डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात है, डिजिटल प्रिंट की बात है, और जितनी ज़्यादा मशीनरी होगा उतनी ही उसकी ओरिजिनलिटी लॉस हो जाएगी।
तो मुझे लगता है ट्रेडिशनल फिल्म मेकिंग ये कभी दूसरे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं ले सकता। खिल बहादुर छत्री जी, नई पीढ़ी के युवा कलाकार जो छापा चित्रकार बनना चाहते हैं या छापा चित्रकार बनने की तैयारी कर रहे हैं, उनको किन किन कॉलेजों में प्रवेश लेना चाहिए जहां पर अच्छी तरह छापा चित्रकला की बारीकियों को सीख सके, बात समझ सके, और कॉलेज से निकलकर जब फील्ड में आए तो वो आसानी से अपनी मेहनत और लगन से फील्ड में अपना स्थान बना सके। जरा संक्षेप में बताइए। नए पीढ़ी के कलाकार जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उसके लिए पहले तो ये ज़रूरी है कि वो पता लगाएं कि किस किस स्टेट में कहाँ कहाँ किस तरह के कॉलेज है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, और किस स्टेट में, किस प्रदेश में है, या हैपनिंग प्लेस में है, सिटी में है, शहरों में है, गांव में है। पहले ये जानना ज़रूरी होता है, उसी हिसाब से वहाँ भी सुविधाएं होंगे। उसके बाद जब हम वहाँ एडमिशन लेंगे किसी आर्ट कॉलेज में जिसने डिसाइड कर लिया कि मुझे इसी फील्ड में जाना है या प्रिंट मेकिंग करना है, तो जो कॉलेज के शुरुआती दिन होते हैं जिसको फाउंडेशन बोलते हैं या प्रिपरेटरी बोला जाता है, उसी में हमें अपने इंटरेस्ट की जो विषय को है उसको चुन लेना होता है या जान लेना होता है, या उसमें अगर आपकी रुचि बनती है तभी उसमें जाएं और उसके लिए अपनी तैयारी करें। और उसके लिए अगर किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन भी लेना हो तो आपको वहाँ से भी बहुत सारे रिसोर्स मिल जाते हैं कि आज के डेट में कहाँ किस तरह के कॉलेज, किन के इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे हैं। प्रिंट मेकिंग में स्टूडियो का बहुत बड़ा रोल होता है कि जहाँ अच्छे उपलब्ध है, जहाँ सारे मशीन वगैरह या दूसरे सुविधाएं जो हमें प्रिंट मेकिंग के लिए चाहिए, वो सारी सुविधाएं जहाँ उपलब्ध होती है वहीं पे जाना चाहिए। और ज़्यादातर मैं तो प्रेफर करता हूँ कि बड़े बड़े संस्थान में जाएं जो प्रतिष्ठित, जो ऑलरेडी है, जैसे शांति निकेतन बड़ौदा हुआ, MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा हुआ, कला भवन हुआ, या BHU हुआ, या दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट हुआ। इस तरह के पहले देखें। और या तो आजकल छोटे छोटे शहरों में भी काफ़ी सारे सुविधाएं उपलब्ध हैं, हम उसके हिसाब से चूज़ करके जा सकते हैं और अपना करियर इस फील्ड में बना सकते हैं। खिल बहादुर छत्री जी, आज की कला और जीवन के दर्शन के बारे में क्या सोचते हैं आप, जबकि नोटबंदी से लेकर कोरोना महामारी तक पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है। इस वक्त कला और कलाकार का भविष्य क्या होगा? भारत सरकार को कला और कलाकारों के भविष्य को उभारने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, इसमें आपके क्या विचार हैं? जीवन का अभिन्न अंग है और समाज और व्यक्ति का आईना भी। कला और कलाकार जीवन में सत्य, नैतिकता और सौंदर्यता का पुनर्निर्माण करते हैं। आज इससे जुड़े लोगों की संख्या ज़्यादा है। ये एक बड़ा इंडस्ट्री और व्यापार भी है और मार्केट से जुड़ा है, इसीलिए कला आज देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। नोटबंदी के बाद कला इंडस्ट्री और इससे जुड़े लोगों पर, कलाकारों पर असर पड़ा है, क्योंकि मार्केट में पैसा नहीं, सीमित हो गया है, जिसकी वजह से लोग एसेंशियल कमोडिटीज़ ही खरीद रहे हैं। ऐसे में जो यूटिलिटी कला से जो जुड़े लोग हैं, कलाकार हैं, क्योंकि व्यापार से जुड़ा होने के वजह से उनकी तो चल रही है, लेकिन जो एस्थेटिक्स ऑब्जेक्ट बेचते हैं या बनाते हैं, उनके लिए उनको खरीदने वाले नहीं हैं, लोग उनको नहीं खरीद रहे हैं, क्योंकि वो एसेंशियल कमोडिटीज़ में आता नहीं है। और लोग इस वक्त पैसे सीमित होने की वजह से सिर्फ उसी चीज़ को खरीद रहे हैं जो एसेंशियल हो, जो उन्हें दैनिक जीवन में ज़रूरत है। तो इसीलिए मुझे लगता है आज कलाकारों को एक मल्टीपल डायरेक्शन में काम करना चाहिए, ताकि अपने फ्लेक्सिबिलिटी को बनाए रखने के लिए कि वक्त पड़ने पर कुछ यूटिलिटी के सामान भी बनाएं, ताकि उनका जीवन यापन भी चलता रहे और अपना क्रिएटिव वर्क भी चलता रहे। और जहाँ तक सरकारी सुविधा या ललित कला अकादमी की जो बात है, वो उनको अपने
एक्टिविटीज़ को बढ़ाना चाहिए, ताकि जो फ्रीलांस आर्टिस्ट है, जो प्योरली कला पर निर्भर है, उनके लिए कुछ प्रोविज़न हो और उन्हें कुछ मौका मिले ऐसे हालात में। क्योंकि आज विश्व महामारी के दौर में हर कोई लोग अपने प्रियजनों को बचाने में लगे हुए हैं, तो इसीलिए इस कला इंडस्ट्री पर किसी का ध्यान नहीं है। इसको बचाने की ज़रूरत है, और कलाकारों को भी, और सरकारों को भी, और समाज को भी। खिल बहादुर छत्री जी, दृश्य कला के अतिरिक्त कोई अन्य कला जो आपको प्रभावित करती है, या कोई ऐसा सवाल जिसका आप जवाब देना चाहते हैं? मुझे दृश्य कला के अतिरिक्त म्यूज़िक, स्पेशली इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक काफ़ी पसंद है। मैं अपने जीवन के शुरुआती दौर में, जब मैं कोकराझार म्यूज़िक फाइन आर्ट्स कॉलेज में एडमिनिस्ट्रेटर एज ए टीचर था वहाँ, तो वो म्यूज़िक और फाइन आर्ट दोनों का कॉलेज था एक ही साथ में। तो म्यूज़िक के काफ़ी सारे टीचर भी थे, तो उनको जब बजाते थे वो तो मुझे बहुत अच्छा लगता। स्पेशली जो वायलिन का सब साउंड, मैंडोलिन का और गिटार का काफ़ी प्रभावित करता था। तो मैंने सोचा कि मैं भी सीख लेता हूँ। मैं उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट किया कि भाई मुझे सिखाओ, लेकिन मुझे किसी ने नहीं सिखाया। हालांकि वो मेरे दोस्त थे, मेरे कॉलीग थे। और साहब उसके बाद में फिर बंगाईगांव जो रिफाइनरी का इलाका है असम, लोअर असम में, वहाँ नाटिकाचल संगीत महाविद्यालय, जो इसमें आर्ट और म्यूज़िक का एक स्कूल है, वहाँ भी जाया करता था। तो वहाँ भी मेरे दोस्त थे, म्यूज़िक के कुछ टीचर थे, उनको भी मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट किया। एक ही साथ रहते थे, लेकिन कभी उन्होंने नहीं सिखाया मुझे। तो मुझे एक रह गया कि मुझे कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक सीखना है, स्पेशली ये 3 वाद्य यंत्र, जो म्यूज़िक, वायलिन और मैंडोलिन। ये म्यूज़िक मतलब वायलिन, मैंडोलिन और गिटार। तो मैंने उनसे कहा कि मैं ज़रूर कभी कर सीखूंगा इसको, और मैं तुम्हें सुनाऊंगा ये। तो मेरे अंदर वो चीज़ रह गया। आज भी मुझे, अभी भी मैं सीख नहीं पाया उसको, हो सकता है बहुत। बहादुर छत्री जी, एक आखिरी सवाल, नए कलाकारों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपनी कला के माध्यम से? मैं अपने नए कलाकार साथियों को यही कहूँगा कि अपने स्टडी के दिनों में, जब आप भी कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटीज़ में हो, अच्छी तरह से मन लगा के पढ़ें और प्रकृति के हर चीज़ों का स्टडी करें, अध्ययन करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन, डिक्शनरी ऑफ फॉर्म्स अपने पास, हर तरह के विजुअल इंफॉर्मेशन का डिक्शनरी बनाएं, ताकि आपको जब भी कभी भविष्य में किसी चीज़ को डिस्टोर करना हो, चाहे वो एब्स्ट्रैक्शन हो, चाहे वो फिगरेटिव हो, चाहे वो रिप्रेजेंटेशनल हो, किसी भी तरह का जब आप पेंटिंग बनाएं या चित्र बनाएं या कोई इमेज बनाएं, तो आपको इधर उधर खोजने की ज़रूरत ना पड़े। वैसे मैंने काफ़ी देखा है कि आजकल ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर यंगर जनरेशन गूगल क्रोम लेके बैठते हैं और उसमें इमेज सर्च से करते हैं। लेकिन मुझे ये सही नहीं लगता कि अगर हम इन चीज़ों को अगर अपने खुद सहज भाव से अगर प्रकृति से हम स्टडी कर लें, हमारे जो स्टडी के दिनों में अगर इन चीज़ों का स्टडी करें, तो हम वो किसी भी फॉर्म में उसको तोड़ मरोड़ सकते हैं, हम उसको डिस्टोर कर सकते हैं और रिस्टोर कर सकते हैं। ये कला में बहुत ज़रूरत होता है। मैं हमारे नए युवा पीढ़ियों को यही कहूँगा कि वो खुद अपने स्टडी करें, चीज़ों को समझें, जानें, हर चीज़ को इंटरेस्ट रखें। खिल बहादुर छत्री जी, आप 2 टूक सीधी बात प्रोग्राम में आए, कला पे चर्चा हुई आपके साथ, कला और आपके जीवन के बारे में जानने को बहुत कुछ मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। दोस्तों, ये थे हमारे साथ जाने माने छापा चित्रकार खिल बहादुर छत्री जी। दोस्तों, अगली बार हम फिर मिलेंगे कुछ नई शख्सियत के साथ। तब तक देवीदास खत्री को दे इजाज़त। वंदे मातरम, भारत माता की जय।